So good afternoon, girls. In my last lecture हमने अप्लाइड साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन शुरू करी थी और उसमें मैंने आपको अप्लाइड साइकोलॉजी किसे कहते हैं और इसके हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन किया था. सो कंटिन्यूइंग विद दैट चैप्टर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं. इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फील्ड्स ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी यानी कि ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पर हम अप्लाइड साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, एंड इसके बाद हम करियर्स इन साइकोलॉजी पढ़ेंगे. यानी कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद कौन से ऐसे करियर्स हैं या एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर हम अपना योगदान दे सकते हैं या अपना एक करियर बना सकते हैं. सो कमिंग टू द फील्ड्स ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी यानी कि अप्लाइड साइकोलॉजी के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं. मनोविज्ञान में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है. मनोविज्ञान मतलब एक ऐसा बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जो भी हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम्स या समस्याएं आती हैं उनको सुलझाने के लिए या उनको सॉल्व करने के लिए हम मनोवैज्ञानिक विधियों का या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का सहारा लेते हैं. ठीक है, जहाँ पर हमें मनोविज्ञान के कौशल की, मनोविज्ञान की ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है. तो ऐसे कुछ एक एरियाज़ हैं, कुछ एक क्षेत्र हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला एरिया आ जाता है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी. ठीक है, तो ये तो बहुत ही कॉमन एरिया है क्लिनिकल का. निदानिक एरिया जो होता है, निदान का बहुत ही विस्तृत क्षेत्र ये माना जाता है. तो निदानिक मनोविज्ञान का कार्य क्या होता है? मनोवैज्ञानिक का कार्य होता है जनरली हॉस्पिटल्स में जो एडमिटेड जो लोग होते हैं, किसी न किसी प्रकार की मनोवैज्ञानिक बीमारियों से जो ग्रस्त जो लोग होते हैं, जिनको हॉस्पिटल्स में एडमिट करना पड़ता है, वहाँ पर उनकी समस्याओं का निदान करना. डिफरेंट तरीके होते हैं निदान के. साक्षात्कार हो जाता है या ऑब्जर्वेशन मेथड है, एक्सपेरिमेंटल विधि होती है, या फिर कई प्रकार के परीक्षण होते हैं जो हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं. ठीक है, तो इनका इस्तेमाल करके हम व्यक्ति की का निदान करते हैं, उसकी केस हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट से हम उसकी बीमारी के बारे में पूरी व्याख्या हासिल करने की, पूरी एक्सप्लेनेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं. उसके सिम्टम्स को देखकर हम इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं कि उसको कौन सी बीमारी है, ताकि उसका सही प्रकार से उसको उस बीमारी का इलाज संभव हो जाए या उसका ट्रीटमेंट उसका मिलना शुरू हो जाए. ठीक है, तो इस तरीके से क्लिनिकल फील्ड जो है बहुत ही पुराना, बहुत ही विस्तृत फील्ड है और काफ़ी हद तक मनोवैज्ञानिक जो है इस फील्ड में कार्यरत होते हैं. सेकंड एरिया जो अपकमिंग एरियाज की अगर हम बात करें, तो सेकंड एरिया जहाँ पर हम साइकोलॉजी के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं वो है एक आपका म्यूजिक साइकोलॉजी, संगीत मनोविज्ञान जिसको कहते हैं. तो ये बहुत ही नवीन, बहुत ही नई शाखा है मनोविज्ञान की, जहाँ पर हम मनोवैज्ञानिक विधियों का सहारा लेते हैं या हमारे अनुभवों का सहारा लेकर व्यक्ति की प्रॉब्लम्स को या उसकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं. तो इसके ऊपर काफ़ी गहन अध्ययन हुआ है और नॉर्मली ये देखा गया है कि जो किसी भी व्यक्ति की जो प्रेफरेंस होती है म्यूज़िक के प्रति, या कोई मतलब कि बैकग्राउंड म्यूज़िक है, म्यूज़िक मार्केटिंग है, संगीत और उससे रिलेटेड हमारा निष्पादन या परफॉर्मेंस लेवल क्या होता है, म्यूज़िक और हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी अध्ययन किए गए हैं. ठीक है, और नॉर्मली ये देखा गया है कि जब संगीत चल रहा है, बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक चल रहा होता है, तो हमारा निष्पादन स्तर जो होता है, हमारा परफॉर्मेंस का लेवल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, स्पेशली खिलाड़ियों में ये बहुत देखा गया है. कसरत करने के टाइम पे जो एक्सरसाइजेज होती है जिम्नेजियम्स में, आप लोगों ने सुना होगा कि बैकग्राउंड म्यूज़िक लगातार चलता रहता है,
तो वहाँ पर जो लोग कसरत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, म्यूज़िक थेरेपी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक थेराप्यूटिक विधि बन गई है किसी भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के इलाज के लिए। कई प्रकार के मानसिक विकार ऐसे होते हैं जो म्यूज़िक थेरेपी के द्वारा भी हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक जो है वो संगीत और मानव व्यवहार के बीच क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, कितना पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसको खोजने का प्रयास कर रहे हैं। थर्ड एरिया आ जाता है आपका स्कूल मनोविज्ञान। ठीक है, स्कूल का जो एरिया होता है, बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक होते हैं जो स्कूल्स में कार्यरत होते हैं, बच्चों का और किशोरों के व्यवहार को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। बहुत से ऐसे व्यवहार संबंधित समस्याएं होती हैं जिनका वो अध्ययन करते हैं और जहाँ तक हो सके उनका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और कई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहाँ पर कुछ बच्चों को, कुछ किशोरों को एक विशेष उपचार की ज़रूरत होती है, किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए की ज़रूरत होती है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको अन्य एक्सपर्ट्स के पास या विशेषज्ञों के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यावसायिक और शैक्षणिक जो एरियाज होते हैं वहाँ पर भी परामर्श के या गाइडेंस के तौर पर कई प्रोग्राम्स उपलब्ध करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स को, जो कि मनोवैज्ञानिक, जो स्कूली मनोवैज्ञानिक हैं वो करवाते हैं। बच्चों के अंदर की जो कमियां होती हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है और आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो अध्यापक जो होते हैं वो भी मनोवैज्ञानिकों के अलावा, जो स्किल्ड या ट्रेंड मनोवैज्ञानिकों के अलावा जो अध्यापक या टीचर्स होते हैं उनको भी इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपने जो क्लास के बच्चे हैं उनमें कोई प्रॉब्लम चिल्ड्रन जो होते हैं उनको पहचानने की वो रखें, स्किल रखें। ठीक है, इसके अलावा मीडिया साइकोलॉजी, मीडिया का क्षेत्र भी काफ़ी अपकमिंग है। ठीक है, मीडिया और टेक्नोलॉजी के बीच की अंतक्रिया का अध्ययन आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है और मीडिया रिलेटेड जो बिहेवियर होता है उसको स्टडी करना, किस तरीके से मीडिया रिलेटेड बिहेवियर किसे कहा जाता है। ठीक है, मीडिया रिलेटेड बिहेवियर यानी कि बहुत आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। जो आपका जो सोशल मीडिया है, तरह तरह की न्यूज़, तरह तरह की खबरें आपको इस सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं, तो उन खबरों को या उन न्यूज़ को देखकर आपके व्यवहार के ऊपर क्या असर होता है या क्या इफ़ेक्ट होता है, इस चीज़ को स्टडी करने का प्रयास किया जाता है। किस तरीके से मीडिया जो है बच्चों के ऊपर या किशोरों के व्यवहार के ऊपर, उनकी मानसिकता के ऊपर कितना प्रभाव डालती है, पॉजिटिव या नेगेटिव किस प्रकार का प्रभाव डालती है, इन सबको भी अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये काफ़ी हद तक देखा गया है कि किशोरों में आक्रामकता या एग्रेशन को बढ़ावा मीडिया के द्वारा दिया जाता है। मीडिया में, मास मीडिया में जो इस प्रकार के वो न्यूज़ देखते हैं जहाँ पर एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया जा रहा है, तो इसका सीधा असर हमारे बच्चों की मेंटालिटी के ऊपर या उनकी मानसिकता के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो इसके अलावा तो कहने का मतलब ये है कि मनोवैज्ञानिकों का ये रोल है कि कैसे हम मीडिया के नेगेटिव प्रभावों को कम कर सकते हैं और इसके पॉजिटिव प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। तो अनेक प्रकार के इम्पॉर्टेंट परिवर्तन में मीडिया जो है, मीडिया साइकोलॉजी जो है वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है। देन वी कम टू काउंसलिंग साइकोलॉजी, परामर्श मनोविज्ञान जिसको कहते हैं। तो परामर्श मनोविज्ञान जो है वो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति के समायोजन को सुधारने के काम आता है। ठीक है, चाहे हमारी सोशल लाइफ है, चाहे हमारी मैरिटल लाइफ है, चाहे आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ है, स्कूल गोइंग लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, अनेक प्रकार के एरियाज़ होते हैं जहाँ पर आपने
अन्य लोगों के साथ आप इंटरैक्ट करते हो, अन्य लोगों के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पर काउंसलिंग या परामर्श जो है आपको इस चीज़ में हेल्प करता है। आपकी समायोजन करने की जो योग्यता है, एबिलिटी टू एडजस्ट है, उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकता है। तो मनोवैज्ञानिक जो हैं अनेक प्रकार के परामर्श रिलेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट की कमज़ोरियों को के ऊपर फोकस करते हैं और उन कमज़ोरियों को दूर करने का की कोशिश करते हैं, और क्लाइंट को उनके जो गुण हैं, उनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो उनमें उनको बढ़ावा देने के लिए मोटिवेट करते हैं। ठीक है। देन इसके अलावा पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये भी एक एरिया है और ये काफ़ी नवीन एरिया है। 1998 में ही इसका विकास हुआ है। मार्टिन सेलिगमैन के नेतृत्व में ये पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है ये अस्तित्व में आई है। यानी कि इस क्षेत्र में हम मानव जीवन के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, जो सकारात्मक जो पहलू होते हैं, उनके ऊपर बल दिया जाता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि हैप्पीनेस है, ठीक है, हमारी वेल बीइंग है, हमारा मतलब कि जो खुशी के जो पल होते हैं उनके ऊपर महत्व दिया जाता है। जब भी हम किसी समस्या को लेकर अपने किसी मनोवैज्ञानिक के पास, किसी काउंसलर के पास जाते हैं, तो काउंसलर का रोल होता है कि सबसे पहले व्यक्ति के नेगेटिव पलों को के बारे में पूछने की बजाय जो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि आप हमें अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस बताओ। ऐसे एक्सपीरियंस बताओ जहाँ पर आपने खुशी महसूस करी हो, जहाँ पर आपको लगा हो कि आप बहुत मतलब आप फ्लरिश कर रहे हो, ठीक है, आपकी वेल बीइंग जो है वो बढ़ गई है। तो इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो, चाहे ग्रुप लेवल पर हो, ठीक है, ये एक्सपीरियंसेस आपसे पूछे जाते हैं। और ऐसा करने से जब आप वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस बताओगे तो आपके अंदर एक सकारात्मक सोच डेवलप होती है, एक मनोवैज्ञानिक खुशी में आपकी वृद्धि होती है। आपको भी लगता है कि नेगेटिविटी के साथ साथ बहुत से ऐसे पल हैं जहाँ पर आपने पॉजिटिविटी भी फील करी है। तो अगर आप अपने अंदर से नेगेटिविटी को हटा दोगे और पॉजिटिविटी को बढ़ावा दोगे तो बहुत हद तक आप अपने जीवन में खुशियाँ वापस से ला सकते हो। ठीक है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के एरियाज़ हैं, जैसे कि सारे एरियाज़ तो मैं आपको एक एक करके चलो थोड़ा सा हम स्किप कर लेते हैं। यू कैन ऑलवेज रीड दीज एरियाज़ इन योर बुक्स। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम मनोविज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल करके व्यक्ति की समस्याओं को या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। परंतु कुछ एक ऐसे नवीन एरियाज़ हैं, न्यू एरियाज़ हैं, जैसे कि मिलिट्री साइकोलॉजी, ठीक है, सैन्य मनोविज्ञान जिसको कहते हैं। ये जो एरिया है ये सेना में व्यवहार के पहलुओं को अध्ययन करने का होता है या उसमें सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि इस क्षेत्र में जो भी मनोवैज्ञानिक कार्यरत होते हैं वो अपने नॉलेज का, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को उन्नत करने का, को प्रोत्साहित करने का, को मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो हमारे 2 वर्ल्ड वॉर्स हो चुकी हैं, विश्व युद्ध हो चुके हैं, जहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने अपने व्यवहारिकता के आधार पर मिलिट्री साइकोलॉजी के एरिया को पहचाना है। भारतवर्ष में इस क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। और ऐसा इसलिए है बिकॉज़ सैनिकों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के, डिप्रेशन के इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सैनिकों में, बिकॉज़ काफ़ी हद तक जो सैनिक होते हैं वो अपने परिवार वालों से दूर बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ वो व्यतीत कर रहे हैं, जिसके कारण उनके मानसिकता के ऊपर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो इस वजह से बहुत ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो सोल्जर्स के साथ, सैनिकों के साथ
कार्य करते हैं और उनके डिप्रेशन को, उनके स्ट्रेस को या उनकी जो संवेगात्मक जो समस्याएं हैं, इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करने का प्रयास करते हैं। और सैन्य बल को उन्नत करने के लिए मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। देन पुनर्वास साइकोलॉजी, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है मनोविज्ञान का, जिसमें जो व्यक्ति जो क्रॉनिक इलनेसेस से पीड़ित होते हैं, ठीक है, यानी या फिर जो फिजिकल डिसेबिलिटीज के जो रोगी होते हैं, ठीक है, उनको स्टडी किया जाता है या उनके साथ कार्य किया जाता है। जो रिहैबिलिटेशन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ऐसे लोगों के साथ कार्य करते हैं ताकि उनको उनकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं, उनकी जो क्रॉनिक डिजीज़ेज हैं, उनके आधार पर एक नई करियर या एक नया कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, रिहैबिलिटेट करना, पुनर्वास के योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की ट्रेनिंग, इस प्रकार के प्रशिक्षण उनको दिए जाते हैं जो उनकी डिजीज़ या उनकी डिसेबिलिटीज़ के मद्देनज़र होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ साइकोलॉजी, ठीक है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर हम मनोवैज्ञानिक कार्य करते हैं। यानी ये ऐसा एरिया है जहाँ पर ऐसे वेरिएबल्स का पता लगाया जाता है जो हमारे शारीरिक, मानसिक या सामाजिक पहलुओं से हमारे को प्रभावित करता है। कौन से ऐसे पहलू होते हैं जो हमें बीमार बनाते हैं, या कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको अपनाकर हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं, उनको उसको बढ़ावा दे सकते हैं। यानी नेगेटिविटी को ख़त्म करना, पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाना। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी आ जाता है। ठीक है, यानी कि किस प्रकार का राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो ऑक्यूपेशनल जो क्षेत्र में जो मनोवैज्ञानिक कार्यरत होते हैं वो इस प्रकार के टेस्ट या प्रशिक्षण निकालते हैं जिससे कि प्रॉपर व्यक्ति का चयन हो सके एक प्रॉपर जॉब के लिए। और ऐसा क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर हम अपने मनपसंद जॉब में कार्यरत होते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस लेवल भी बढ़ता है, हम अपने आप को भी सेटिस्फाई करते हैं और उसके साथ साथ जिस भी कंपनी में हम कार्यरत हैं उस कंपनी में भी हम सेटिस्फैक्ट्री वे में जॉब कर सकते हैं। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, वातावरण जन्य मनोविज्ञान, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है साइकोलॉजी का, जहाँ पर ये ज्ञात करने का प्रयास करा जाता है कि स्कूल में, घर में प्रदूषण है, शोर शराबा है, यानी कि जो भी आपका वातावरण है वो किस प्रकार से आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक जो है अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके वातावरण संबंधित समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं ताकि मानव जीवन को हम और उन्नत कर सकें। ठीक है, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आ गई आपकी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी है, जीरो साइकोलॉजी आती है, ट्रैफिक साइकोलॉजी, इकोनॉमिक। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं, बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अनेक मनोवैज्ञानिक कार्यरत हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे व्यवहार को, किसी भी एक इंडिविजुअल व्यवहार को प्रभावित करती हैं, और कैसे हम उस एरिया में जो भी समस्याएं उपलब्ध होती हैं हम उनकी समस्याओं को सुलझा सकें ताकि हम अपने जीवन को और ज़्यादा उन्नत कर सकें। ठीक है, तो ये थे आपके फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम साइकोलॉजी के ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है करियर्स, मनोविज्ञान में करियर। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके मन में भी ये क्वेश्चन उपलब्ध हुआ आया होगा कि मनोविज्ञान के साथ हमने बीए कर लिया, मनोविज्ञान के साथ हमने एमए कर लिया या हमने पीएचडी कर लिया, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम क्या बन सकते हैं रादर।
ठीक है, कौन सा ऐसा करियर है जो हमारे लिए उपलब्ध है, हमारे लिए ओपन है। नॉर्मली क्या होता है, क्या देखा जाता है कि बहुत ही निराशा भरा उत्तर हमारे सामने उपलब्ध होता है, बिकॉज आम व्यक्तियों की, नॉट यू, नॉट एज साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, आम व्यक्तियों की ये धारणा होती है, मान्यता होती है कि मनोविज्ञान की डिग्री लेने के बाद किसी भी प्रकार का रोजगार के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये माना जाता है कि इस डिग्री के बाद ज़्यादातर क्लिनिकल वर्क या रिसर्च वर्क, दो ही प्रकार के कार्य संभव होते हैं। ठीक है, तो यानी कि या फिर आप काउंसलिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में जा सकते हैं। तो इस प्रकार के दो चार ऑप्शंस ही हमारे सामने उपलब्ध होंगे, आम लोगों का ये मानना है। परंतु अप्लाइड साइकोलॉजी की ट्रेनिंग लेने के बाद, क्या प्रशिक्षण लेने के बाद हमारे सामने अनेक ऐसे प्रकार के रोजगार के अवसर या रोजगार के जो ऑप्शंस हैं वो उपलब्ध होते हैं। ठीक है, आफ्टर अ स्टडी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। अभी मैंने आपको क्षेत्रों के बारे में बताया, एरियाज के बारे में, कि इतने ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम मनोविज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही एरियाज है जहां पर हमारे सामने रोजगार भी उपलब्ध हैं, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये एक्चुअल में जब हम अप्लाइड साइकोलॉजी को पढ़ लेते हैं तो हमें मालूम होता है कि इतने सारे रोजगार हमारे सामने उपलब्ध हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ एक कॉमन रोजगार के बारे में बता देती हूँ, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि ज्यादातर हमारे दिमाग में क्या आता है कि या तो हम क्लिनिकल के एरिया में जा सकते हैं, या हम रिसर्च के एरिया में जा सकते हैं, या हम टीचिंग में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास दो चार ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो उसमें सबसे कॉमन ऑप्शन जो है, रोजगार जो है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आ जाता है। यानी कि इस पद पर जो भी कर्मचारी कार्यरत होता है वो मानसिक स्वास्थ्य के प्रोग्राम्स में अपनी सेवाएं देता है। ठीक है, किसी भी साइकोलॉजिकल क्राइसिस में वो अपने कौशल का या अपने स्किल्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है, समुदायों में जाकर या बड़े बूढ़े व्यक्तियों के केंद्रों में जाकर, बच्चों के केंद्रों में जाकर अपनी सेवाएं प्रदान करता है। ओल्ड पीपल होम हो गए, ऑर्फनेजेस हो गए, ठीक है, सामुदायिक केंद्र होते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, तो वहां पर ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो कार्यरत होते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट रोजगार जो हमारे सामने उपलब्ध है वो है आपका एज एडवर्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये आप लोगों को मालूम नहीं होंगे ये सारे करियर्स जो हैं, सो प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बच्चे जो हैं वो मेरे से पूछते हैं कि मैम बीए करने के बाद क्या। ठीक है, तो खाली बीए करने के बाद आपके सामने कुछ उपलब्ध नहीं है, बिकॉज आपको किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, किसी भी प्रकार का विषय आप पढ़ रहे हैं, आपको उसमें आगे स्पेशलाइजेशन करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसी प्रकार से साइकोलॉजी का विषय भी आप कर रहे हैं और आगे आपने अपना करियर अगर साइकोलॉजी में बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको मास्टर्स डिग्री लेनी पड़ेगी। ठीक है, मास्टर्स यानी कि एमए करोगे आप साइकोलॉजी की, और उसके बाद फिर आपके सामने ये विभिन्न प्रकार के जो करियर्स जिनकी मैं अब चर्चा कर रही हूँ वो आपके सामने उपलब्ध होते हैं। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इसके लिए क्लिनिकल प्रोग्राम्स होते हैं। इवन आप एमए जब करते हो तो वहाँ पर भी वेरियस ऑप्शंस साइकोलॉजी के आपको, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी है, नॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल, इंडस्ट्रियल, कई प्रकार के ऑप्शंस आपको पढ़ाए जाते हैं। तो आप जो भी जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हैं उसकी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो सेकेंड करियर जैसे मैंने आपको बताया अभी, एडवर्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, प्रचार एजेंट। तो ये बहुत ही प्रभावशाली ढंग से जो भी व्यक्ति अध्ययन करता है इसका, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से साइकोलॉजी के बारे में प्रचार कर सकता है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंट क्या हुआ? प्रचार करना, प्रचारक जिसको कहते हैं, प्रचारकर्ता। ठीक है, तो वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से साइकोलॉजी के विषय में दूसरे लोगों को बता सकता है। देन केस मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, केस मैनेजर्स जो हैं ये आपके सोशल सर्विस असिस्टेंट्स होते हैं।
ठीक है, जो आपके जो सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पर ये कार्यरत होते हैं। और कोई भी कठिन समस्या से उलझा हुआ कोई व्यक्ति अगर हमारे केंद्र में आता है तो उनको फिर इन केस मैनेजर्स को रेफर कर दिया जाता है, जो उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में कार्यरत होते हैं केस मैनेजर्स जिनको कहा जाता है। देन काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, ये भी एक बहुत कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है। ठीक है, जिसमें कार्यरत जो कर्मचारी होता है उसको हम काउंसलर या परामर्शदाता कहते हैं। तो ये डिफरेंट एरियाज में होते हैं परामर्शदाता। दिन प्रतिदिन की जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं या शिक्षा से रिलेटेड समस्याएं हैं, व्यवसायिक समस्याएं हैं, मैरिटल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के काउंसलर्स होते हैं जो कि इनसे जुड़ी हुई समस्याओं का हल निकालने के लिए या व्यक्ति की सहायता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देन यू हैव चाइल्ड केयर वर्कर्स। ठीक है, जो ऑर्फनेजेस में होते हैं, जो बच्चों के जो ऑर्फन चिल्ड्रन के जो होम्स होते हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान की डिग्री के लेने के बाद हम लोग इस प्रकार के डे केयर सेंटर्स में या फिर आफ्टर स्कूल केयर सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर बच्चों की देखभाल करने के लिए मतलब हम अपना पद हासिल कर सकते हैं। नॉर्मली ये ऑर्फनेजेस में होते हैं या डे केयर सेंटर्स में होते हैं। जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, जो बच्चों की देखभाल खुद से घरों में नहीं कर सकती हैं, तो वो अपने बच्चों को फिर डे केयर सेंटर्स में छोड़ती हैं, जहाँ पर इस प्रकार के चाइल्ड केयर वर्कर्स होते हैं जो कि साइकोलॉजी की डिग्री हासिल करने के बाद वहाँ पर कार्यरत होते हैं। या फिर आफ्टर स्कूल सेंटर्स भी होते हैं कि स्कूल के बाद बच्चे जो हैं उन सेंटर्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये चाइल्ड केयर वर्कर्स बच्चों की मदद करते हैं। देन वी हैव डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक जिनको कहते हैं। ये हमने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जब 4th सेमेस्टर में हमने पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक होने वाले जितने भी हमारे व्यवहार परक पैटर्न्स होते हैं या उनके पीछे क्या कारण क्या होते हैं, उनको अध्ययन करना। ठीक है, ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती है। और जो इनका अध्ययन करते हैं वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं और इनसे संबंधित समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट पद है, एक करियर ऑप्शन है। इसके साथ साथ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट आ गया, शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक जिसको कहते हैं, यानी कि ये स्कूल्स में कार्यरत होते हैं। आज की डेट में हर स्कूल में एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक का पोस्ट जो है मैंडेटरी हो गया है। सरकार ने इसको इम्पोर्टेंट करा है, मैंडेटरी करा है कि हर स्कूल में एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो है वो कार्यरत होगा। अब ये अलग बात है कि स्कूल वाले इस लॉ को, इस नियम को मानते हैं कि नहीं मानते। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का क्या कार्य होता है? जो स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके व्यवहार को, उनके संवेगों को या उनसे संबंधित समस्याओं को समझना, उनका अध्ययन करना और उनके समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करना। ठीक है, देन यू हैव प्रोबेशन एंड पेरोल ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिग्री करियर है जो मनोविज्ञान की डिग्री लेने के बाद ही आपको हासिल होता है। इसको हम प्रोबेशन या पेरोल ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, ये आपके जेल्स में या मतलब इस प्रकार के एरियाज में ये लोग कार्यरत होते हैं, यानी कोर्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स या समस्याएं आती हैं व्यक्तियों को, कैदियों को, उनको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, देन यू हैव रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट भी कहते हैं इनको, पुनर्वास विशेषज्ञ। ठीक है, ये जो विशेषज्ञ होते हैं ये अपंगता या क्रॉनिक डिजीज या अन्य प्रकार की मानसिक विकारों से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का प्रयास करना, उनको मेन स्ट्रीम में शामिल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ऐसे प्रयास करते हैं कि
व्यक्ति जो है अपनी इस जीन बीमारी के चलते या अपनी इस अपंगता या मानसिक बीमारी के चलते अपने आप को मेन स्ट्रीम में शामिल कर सके, अपनी देखभाल खुद कर सके, ठीक है, अपने आप उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का प्रयास करना। इसी प्रकार से सोशल साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो जिनको कहते हैं। तो ये जो मनोवैज्ञानिक होते हैं ये समाज में रहकर समूह के व्यवहार को स्टडी करना, नेतृत्व शैली को स्टडी करना या अभिव्यक्ति को अंतर्वैयक्तिक संबंधों को स्टडी करना और किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या सामाजिक भूमिकाओं से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति फील करता है तो उसको सुलझाने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिग्रीज आपकी करियर जो है टीचिंग में तो है ही, अध्यापक मनोविज्ञान की पीजी डिग्री लेने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने के बाद व्यक्ति जो है स्कूल्स में, महाविद्यालयों में या यूनिवर्सिटीज़ में एक अध्यापक का पद भी ग्रहण कर सकता है, ठीक है। परंतु खाली पीजी डिग्री से काम नहीं बनता, फिर उसके लिए आपको स्कूल्स में जाना है तो आपको बीएड या एमएड करनी होती है, या फिर कॉलेज में अगर आपको अध्यापक या प्रोफेसर की का पद हासिल करना है तो उसके लिए आपको नेट क्लियर करना पड़ेगा या एमफिल या पीएचडी की डिग्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए आप टीचिंग करियर में भी जा सकते हो, लेखक या राइटर्स बन सकते हो, ठीक है। जैसे कि अन्य डिग्रीज लेने के बाद व्यक्ति राइटर या लेखक बन जाता है, ऐसे साइकोलॉजी की डिग्री के बाद भी आप लोग लेखक या राइटर जिनको लेखन के कार्यों में दिलचस्पी है और निपुण है लेखन के कार्यों में, तो वो इस प्रकार का स्पेशली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखना, टेक्निकल राइटिंग करना, इस प्रकार के पदों में भी आप कार्यरत हो सकते हो। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, ठीक है, ये स्नायविक मनोवैज्ञानिक होते हैं जो मानव के शारीरिक सिस्टम्स को स्टडी करना या मन और देह में किस प्रकार का रिलेशन है उसको स्टडी करना, ये इनके काम होते हैं। कौन से ऐसे स्ट्रोक्स हैं या सिर में चोट लगने से किस प्रकार की आपकी शारीरिक जो एबिलिटीज़ हैं वो प्रभावित होती हैं, तो इनको वो स्टडी करते हैं और कैसे हम उन समस्याओं से उभर सकते हैं वो उसका वो ये प्रयास किया जाता है, ठीक है। देन क्रिमिनोलॉजिस्ट या लीगल साइकोलॉजिस्ट इसको कहते हैं, अपराध या कानून मनोविज्ञानिक। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट करियर है, यानी कि इस पद पर जो कार्यरत होते हैं लोग वो जेल्स में या फिर जो किशोर अपराधी केंद्र होते हैं, ठीक है, वहाँ पर विशेष अस्पतालों में अपनी सेवाएं देते हैं, व्यक्तिगत और समूह चिकित्सा प्रोग्राम्स में अभी अपना योगदान देते हैं, रिहैबिलिटेटिव जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका भी ये संचालन करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, ये भी एक नया करियर ऑप्शन है जो हमारे सामने उभर कर सामने आया है। ये मनोवैज्ञानिक जो होते हैं ये यातायात या ट्रैफिक के रेफरेंस में मानव व्यवहार संबंधित समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, यानी कि ट्रैफिक में हम किस प्रकार का, अगर आप किसी जैम में फंस जाते हैं तो किस प्रकार का आपका व्यवहार होता है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो आपके मन में आते हैं, कैसे वो आपके पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं, डेली जो कम्यूटर्स होते हैं उनकी मेंटालिटी क्या होती है, तो इनको स्टडी करना और जो भी समस्याएं सामने आती हैं उनको हल करने का प्रयास करना, ठीक है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, खेलकूद मनोवैज्ञानिक जिनको कहते हैं, ये मनोवैज्ञानिक जो है ये स्पोर्ट्स के एरियाज में या स्पोर्ट जो टीम्स होती हैं वहाँ पर कार्यरत होते हैं, ठीक है, स्पेशली जो नेशनल लेवल की टीम्स होती हैं, चाहे क्रिकेटिंग टीम्स हैं आपकी, फुटबॉल की या हॉकी की, बैडमिंटन, कई प्रकार के खेल हैं हमारे देश विदेश में, तो हर टीम में साइकोलॉजिस्ट जो है वो कार्यरत होते हैं। इनका काम क्या होता है, टीम व्यवहार को स्टडी करना, परफॉर्मेंस लेवल को प्रोत्साहित करना, ठीक है, आपसी जो संबंध है उनको उनको पॉजिटिव बनाना, कैप्टन की विशेषताओं को स्टडी करना, खिलाड़ियों के मनोबल को उत्तम बनाना, कैप्टन और खिलाड़ियों के बीच का जो रिलेशनशिप है उनको इम्प्रूव करना, बिकॉज इन सब चीज़ों के कारण ही
टीम जो है उसका मनोबल उच्च होता है या टीम जो है वो पॉजिटिव निष्पादन की तरफ बढ़ती है। ठीक है। पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट, ये जो मनोवैज्ञानिक होते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज में कार्यरत होते हैं। आपके हमारे देश में फॉर एग्जांपल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आप है, और भी कई प्रकार की पार्टीज होती हैं। तो विभिन्न दलों में मनोवैज्ञानिक कार्यरत होते हैं, जो प्रचार की कैसी विधियां होनी चाहिए, नेता की कौन सी विशेषताएं हैं जो जनता के सामने आनी चाहिए, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आंतरिक कोई कलह है तो उस कौन सी उन समस्याओं को हल करना। तो इस प्रकार से मतलब कहीं पर भी जहां पर टीम होगी, जहां पर ग्रुप होगा, वहां पर साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक कार्यरत होते हैं। बिकॉज ग्रुप के मनोबल को उन्नत करना या आपसी व्यवहार को इम्प्रूव करना, ये सारा काम जो है, समस्याओं को सुलझाना, ये सारा काम मनोवैज्ञानिकों का होता है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो वातावरण जन्य जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से कितने सारे करियर ऑप्शंस मैंने अभी आपको बताए हैं। ये सारे एरियाज में मनोवैज्ञानिक जो हैं वो कार्यरत होते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, सिलेक्शन ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है, इनको हम पर्सनल ऑफिसर्स भी कहते हैं। तो ये सारे भी इंडस्ट्रीज़ में जैसे कार्यरत हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो कर्मचारियों के बीच के रिलेशनशिप को बढ़ाना, राइट मैन फॉर द राइट जॉब का चयन करना, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, इस प्रकार के जो वाक़या होते हैं उनको कम करना, ताकि किसी भी कंपनी का, फैक्ट्री का, या जो भी हमारी जो फर्म्स होती हैं उनमें कार्य निष्पादन को बढ़ाया जा सके और नेगेटिविटी को ख़त्म करा जा सके। ठीक है। तो इस प्रकार के डिफरेंट एरियाज हैं या डिफरेंट क्षेत्र हैं जहाँ पर ये मनोवैज्ञानिक कार्यरत होते हैं और जहाँ पर हम अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं। इसके अलावा सरकारी विभाग हैं, बहुत से ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की डिग्री जो है वो इसेंशियल मानी जाती है डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स के लिए। जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो जाता है, या मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का ऑफिसर है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट में, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन में, या आपके डिपार्टमेंट ऑफ लैंड अफेयर्स। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर की जो पोस्ट होती है वो एक साइकोलॉजिस्ट की डिग्री के व्यक्ति के लिए रिजर्व्ड होती है। ठीक है। तो इसके अलावा नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, गैर सरकारी विभाग होते हैं, जहाँ पर भी साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट जो है रिजर्व्ड होती है सीनियर रिसर्चर्स के आधार पर, या सीनियर टेक्निकल स्पेशलिस्ट कहते हैं, जो इवैल्यूएशन और रिसर्च सेक्टर में हमें ये नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब्स मिल सकती हैं। इसके अलावा कॉरपोरेट सेटिंग्स में भी साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट जो हैं वो काफ़ी रिजर्व्ड होती हैं। एचआईवी एड्स क्राइसिस जो आपका पृष्ठभूमि जो है या एरिया जो है, वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट के व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो सकती है। मनोविज्ञान की डिग्री प्राप्त करने के बाद हम काउंसलिंग या रिसर्च में या प्रोग्राम मैनेजर्स की के पद जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ जो सेंटर्स होते हैं, या फिर आपके जो ओल्ड एज होम्स होते हैं, या आपके हेल्थ जो होम्स होते हैं, हॉस्पिटल्स जो होते हैं, वहाँ पर भी हम एक साइकोलॉजी की पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को रोजगार दे सकते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली किस प्रकार के स्किल्स
एसेंशियल होते हैं या नॉलेज एसेंशियल होती है जो कि एक व्यक्ति हासिल करता है एक एमए की डिग्री लेने के बाद, जो इस प्रकार के व्यवसायों में ज़रूरत होती है। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने कुछ स्किल्स की, कुछ नॉलेज की चर्चा करी है जो एक साइकोलॉजी के पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के अंदर होती है, जिनके आधार पर उनको वो ये सारे जॉब्स प्राप्त हो सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस करे। तो इसमें कुछ जनरल स्किल्स आते हैं और कुछ आपके स्पेशलाइज्ड स्किल्स होते हैं। जनरल स्किल्स कौन से होते हैं? अंडरस्टैंडिंग का, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पीपल, अंडरस्टैंडिंग द होल सिचुएशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जनरल स्किल है। इसके अलावा कार्य उन्मुखता, ठीक है, कोई भी एक स्टेप लेना है, कोई भी कार्य करना है, उसको करने की पहल करना, ठीक है, उसको मतलब अचीव करने की पहल करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल होता है। दो व्यक्तियों के बीच की अंतक्रिया या इंटरैक्शन को पॉजिटिव करना, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल होता है जो कि साइकोलॉजी को पढ़ने के बाद किसी भी व्यक्ति के अंदर अर्जित होता है। ठीक है, इसके अलावा सूचनाओं को एकत्रित करना और उसके बारे में एक रिपोर्ट बनाना, ये स्किल भी आप बहुत आसानी से अर्जित कर लेते हो आफ्टर योर मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी की पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति जो है डिफरेंट एरिया से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूचनाओं को एकत्रित करके उसके बारे में एक प्रश्नावली बनाकर या लोगों के साथ इंटरव्यू मेथड के द्वारा कई प्रकार की इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके एक रिपोर्ट बनाने का कौशल हासिल कर लेता है। ठीक है, फिर जनरल एनालिसिस के और सिंथेसिस के, संश्लेषण के, विश्लेषण और संश्लेषण के जो कौशल होते हैं वो भी साइकोलॉजी की पृष्ठभूमि के व्यक्ति के पास बहुत आसानी से अर्जित हो जाते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग स्किल्स होते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट को नियोजित करना या उसको प्लान करने वाले स्किल्स जो होते हैं, प्रारंभ से लेकर अंतिम चरण तक पहुंचाना किसी भी प्रोजेक्ट को, वो भी एक साइकोलॉजी के बैकग्राउंड के व्यक्ति के पास ये स्किल होते हैं। किसी भी समस्या की को पहचानना, उसकी परिभाषा देना। ठीक है, कभी जब आप लोग भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, जब हम एक्सपेरिमेंट लिखते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन के बाद प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। ठीक है, तो वो बहुत आसानी से आप समस्या को डिफाइन कर सकते हो। डिफरेंट लोगों के दृष्टिकोणों को समझना, उनको पहचानना, उनके दृष्टिकोण या उनकी पर्सनालिटी के आधार पर उनके साथ बातचीत करना। ठीक है, उनके बिहेवियर से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये जान जाना कि वो व्यक्ति इस वक्त क्या सोच रहा है या उसका नज़रिया क्या है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के प्रति। तो ये स्किल्स भी एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट बहुत जल्दी अर्जित कर लेता है। इसके अलावा सांख्यिकीय और अनुमान कौशल, इन्फ्रेंशियल स्किल्स भी आपके अंदर बहुत आसानी से आ जाते हैं। व्यक्तियों की क्षमता क्या है, उनकी परिसीमाएं या उनकी लिमिटेशंस क्या है, कि किसी भी एक व्यक्ति की क्या क्षमता है, क्या उसकी परिसीमा है, इसको भी पहचानने का जो स्किल जो है वो बहुत आसानी से हम अपने अंदर अर्जित कर लेते हैं। तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का मानना है कि इस प्रकार के जो ये सारे स्किल्स हैं, ये एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट आफ्टर अ डिग्री, आफ्टर अ मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी हम लर्न करते हैं, अपने अंदर इंटीग्रेट करते हैं, अपने अंदर ग्रहण करते हैं और इन स्किल्स के आधार पर हम वो सारे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं जो अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस करे थे। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में, शोध में, सामाजिक विकास में, सामाजिक कल्याण के एरिया में या फिर स्वास्थ्य विभाग में कई प्रकार के ऐसे रोजगार के अवसर हैं जो हम लोगों को उपलब्ध होते हैं और हम अपने स्किल्स के माध्यम से उनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सोशल साइंसेस या फिर ह्यूमन साइंसेस की डिग्री हासिल करने के बाद बहुत से ऐसे रोजगार हैं जो हमारे लिए ओपन हो जाते हैं। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि साइकोलॉजी की पढ़ाई करने के बाद किया, साइकोलॉजिकल स्किल्स
अपने आप में ही इतने महत्वपूर्ण होते हैं, अपने आप में ही इतने अलग होते हैं, जो कि बाकी के लोगों के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब इतनी वाइड रेंज ऑफ नॉलेज और स्किल्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, अबाउट ह्यूमन थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन माइंड आप लोग हासिल कर लेते हो। अभी से भी आपको अब आप फाइनल सेमेस्टर में आ गए हो बच्चों, अभी भी आपको ये रियलाइज हो गया होगा कि कितना कुछ आप और आपके फ्रेंड से अलग सोचते हो, अलग समझते हो। इतना एक डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ एक्सपर्टीज आपके अंदर आ चुका है, जो कि बहुत कम दूसरे डिसिप्लिन्स में पाया जाएगा। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद और ज़्यादा आप अपने आप को इक्विप्ड महसूस करोगे, अपने आप को और ज़्यादा आपको फील होगा कि इतना रिच और वैरायटी ऑफ एक्सपर्टीज आप अपने अंदर आपने अपने अंदर लर्न कर लिया है, अपने अंदर आपने पैदा किया है। ठीक है, तो यानी कि साक्षरता या कंप्यूटर लिटरेसी, ये वाले तो कॉमन स्किल्स हैं जो कि आपको बाकी के डिसिप्लिन वाले लोगों में भी मिल जाते हैं, परंतु साइकोलॉजी में इसके अलावा और अदर स्किल्स होते हैं, जैसे कि रिसर्च के स्किल्स हो गए, मेजरमेंट के स्किल्स हो जाते हैं, वातावरण के प्रति अवेयरनेस के स्किल्स हैं, या इंटरपर्सनल अवेयरनेस के स्किल्स। ठीक है, दूसरे लोगों के साथ जब आप बातचीत करते हो, उनको अंडरस्टैंड करना, उनकी बातों को समझना, तो ये सारे स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो जाते हैं, या क्रिटिकल इवैल्यूएशन के स्किल्स हैं, हायर ऑर्डर एनालिसिस हैं। तो कई ऐसे प्रकार के स्किल्स हैं जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं, अपने अंदर लर्न कर लेते हैं आफ्टर अ डिग्री इन साइकोलॉजी। ठीक है, सो वी शुड नेवर थिंक कि साइकोलॉजी की डिग्री करने के बाद क्या। तो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। सो स्टूडेंट्स, दिस फिनिशेस विद योर फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने इसमें बेसिकली आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं। व्यवहारिक मनोविज्ञान किसे कहते हैं, इसके इतिहास का संक्षिप्त वर्णन करें। फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर, जो मेरा पहला वीडियो लेक्चर था, उसमें मैंने आपको ये इतिहास के बारे में बताया था। और ये इस वीडियो में मैंने आपको 2 टॉपिक्स कराए हैं। एक है आपका फील्ड्स या एरियाज जहाँ पर हम साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा है करियर्स इन साइकोलॉजी। तो व्यवहारिक मनोविज्ञान किसे कहते हैं, व्यवहारिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करें। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्यवहारिक मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान में विभिन्न कैरियर्स को स्पष्ट करें। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड।